नमस्कार बच्चों। पीछे वाले वीडियो तक हमने आपके जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में जो पाचन या फिर पोषण बोल सकते हो और श्वसन के बाद जो है वो कंप्लीट कर ली। 2 टॉपिक हमारे पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 टॉपिक और रहे हैं। एक तो रहा है आपके उत्सर्जन और एक रहा है वहन। दोनों की ही बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वहन की बात करेंगे। वहन या फिर परिवहन, ठीक है, इस टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, वैसे ही इस टॉपिक की बात करें तो आप इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो आपके वहन शब्द दे रखा है, तो वहन की परिभाषा हमें आनी चाहिए कि वहन की परिभाषा क्या होती है। शरीर के अंदर जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण होना ही क्या कहलाता है? वहन कहलाता है। शरीर के अंदर, शरीर में जो पदार्थ हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही या पहुंचना ही क्या कहलाता है, या संचरण होना ही क्या कहलाता है? वहन कहलाता है। उसी को क्या बोला जाता है? परिवहन जो है वो बोला जाता है। उस श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें वहन जो है वो रुधिर एवं लसिका द्वारा होता है। जैसे मानव है, अन्य कशेरुकी हैं, उनके अंदर किसके माध्यम से होता है? रुधिर एवं लसिका के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? रुधिर एवं लसिका के माध्यम से होता है। लिम्फ और ब्लड, रक्त बोल सकते हो, खून बोल सकते हो, रुधिर बोल सकते हो, ठीक है, इनके माध्यम से होता है। अब बात करते हैं मानव में परिवहन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मानव में परिवहन की बात जो है वो करेंगे। मानव में परिवहन, मानव में परिवहन, या बोल सकते हो मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, मानव में परिवहन की बात करते हैं तो मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। किसका कार्य? तरल माध्यम का कार्य करता है, अर्थात रुधिर जो है वो वहन का कार्य करता है। इसके लिए अगर बात करें तो रुधिर जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का उत्तक होता है। और कौन सा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक जो है वो होता है। रुधिर की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख 2 भाग पाए जाते हैं। रुधिर में कितने भाग पाए जाते हैं? प्रमुख 2 भाग रुधिर के अंदर पाए जाते हैं। रुधिर की अगर बात की जाए तो इसमें प्रमुख 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, कौन सा? प्लाज्मा। और एक पाई जाती हैं रुधिर कणिकाएं बोल सकते हो, या रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं या फिर रुधिर कणिकाएं, 2 भाग जो हैं वो रक्त के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये रुधिर का 90% भाग बनाता है। टोटल रुधिर का कितने प्रतिशत भाग होता है? 90% भाग होता है। और रुधिर कोशिकाएं कितनी होती हैं? 10% भाग होती हैं। प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग होता है और रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं कितना होता है? 10% होती हैं। प्लाज्मा की बात करें तो ये भोजन जो है CO2 तथा नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों का परिवहन करता है। किसका? भोजन में CO2 तथा नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थ है उनका क्या करता है? परिवहन करता है। किस किसका? CO2 तथा नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों का क्या करता है? ये परिवहन की क्रिया जो है वो करता है। बात करते हैं रुधिर कोशिकाओं की। रुधिर कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये पुनः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक तो होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है। RBC क्या होती है, WBC क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। देखिए, बात करते हैं RBC की तो इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड और
सेल्स बोल सकते हो या कार्पल्स बोल सकते हो। लाल रुधिर कणिकाएं, क्या बोल सकते हो? लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, WBC की बात करते हैं तो श्वेत, व्हाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं बिंबाणु। 3 प्रकार की कणिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आरबीसी का होता है। आरबीसी संख्या में क्या होती हैं? सबसे ज्यादा होती हैं। आरबीसी की बात करें तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। किसका परिवहन करती हैं? O2 या ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। आरबीसी के अंदर अगर बात करें तो एक प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और इसके कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इन लाल रक्त कणिकाओं और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का जो रुधिर है उसका रंग लाल ही हो। कुछ का रंगहीन भी होता है, कुछ का श्वेत होता है, तो कुछ का नीले रंग का भी होता है। बात करते हैं इसकी हीमोग्लोबिन की, तो इसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। एक प्रकार का क्या होता है? वर्णक होता है, जो इस आरबीसी में ही उपस्थित होता है। इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। रुधिर को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने के लिए शरीर के अंदर, मानव की अगर बात करें तो उसमें शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो कहा जा सकता है। तो बात करते हैं, देखिए आपके वैसे तो रुधिर परिसंचरण तंत्र डायरेक्टली भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इसमें आने वाले अंगों की बात कर सकते हैं। वैसे तो मुख्य अंग जो है वो हृदय होता है। क्या होता है? हृदय। हार्ट जो है वो होता है, दिल जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिल जिसे बोला जाता है। यही मुख्य रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग जो है वो होता है। अब इसमें भी बहुत सारे अंग जो हैं वो पाए जाते हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो हृदय की हम लोग पूर्णतया बात करेंगे। अर्थात आपके टॉपिक दे रखा है हमारा पंप, हमारा पंप हृदय। ठीक है, अर्थात रुधिर को पूरे शरीर के अंदर पंपिंग का जो काम है वो कौन सा अंग करता है? हृदय करता है। कौन सा अंग करता है? हृदय करता है। हृदय की बात करें, कुछ सामान्य जानकारी की अगर बात करें हृदय में, तो हृदय जो है वो एक पेशीय अंग होता है। किसी प्रकार की हड्डी या अस्थि और उपास्थि का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसके निर्माण में ये क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है। कैसा अंग होता है? पेशीय अंग होता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके आकार की, तो ये मुट्ठी, बंद मुट्ठी जो होती है उसके आकार का ये होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये रुधिर को O2 एवं CO2 दोनों का ही परिवहन करता है। O2 व CO2 दोनों का ही क्या करता है? परिवहन करता है शरीर के अंदर। ठीक है, और ये O2 का बाहुल्य रुधिर को CO2 युक्त रुधिर से मिलने के लिए रोकता है। इसके लिए इसमें मुख्य रूप से 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने कक्ष होते हैं? कक्ष का मतलब होता है कोष्ठ। ठीक है, 4 कक्ष पाए जाते हैं। इसलिए मानव का जो हृदय होता है वो चतुष्कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? चतुष्कोष्ठीय होता है, क्योंकि इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष जो है वो पाए जाते हैं। 4 कक्षों में अगर बात करें तो 4 कक्ष हैं, जिसमें 2 तो होते हैं नीले, 2 का क्या नाम होता है? नीले, और 2 का क्या नाम होता है? अलिंद। 2 नीले होते हैं और 2 क्या होते हैं? अलिंद जो है वो होते हैं। इस प्रकार 4 कक्ष जो है वो मिलते हैं। CO2 युक्त जो रुधिर है, अर्थात अशुद्ध रक्त बोल सकते हो, को CO2 छोड़ने के लिए फेफड़ों में जाना होता है, और फेफड़ों से वापस जो शुद्ध रुधिर है उसे शुद्ध रुधिर रक्त जो है वो वापस किस में आता है? हृदय में आता है, और फिर हृदय से ये रुधिर जो है वो शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। देखिए, शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, CO2 रक्त युक्त रक्त जो होता है उसे अशुद्ध रक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अशुद्ध रक्त जो है वो कहा जाता है। ये अशुद्ध रक्त जो है ये क्या है? फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से ये किस में लाया जाता है? हृदय में लाया जाता है। ऑक्सीजनित रक्त शुद्ध होने के बाद किस में लाया जाता है? हृदय के अंदर लाया जाता है, और हृदय से फिर शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। शरीर के क्या है? विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है। अब प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं रुधिर की क्रियाविधि की, कि रुधिर की क्रियाविधि किस प्रकार से, हृदय जो है वो किस प्रकार से काम करता है।
हृदय की क्रिया विधि क्या रहेगी, उस मेथड की बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं। क्रिया विधि किस प्रकार से होती है, तो देखिए मेथड की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आपके दे रखा है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंपल तरीके से आपके जितना दे रखा है उतना ही हम कक्षा 10 के सिलेबस के आधार पर ही इसको पढ़ेंगे। हृदय में मैंने आपको बता दिया कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निल्य, जिनमें 2 आलिंद व 2 निल्य होते हैं। एक आलिंद और एक निल्य तो पाए जाते हैं दाईं ओर, और एक आलिंद और एक निल्य पाए जाते हैं बाईं ओर। क्या किस ओर पाए जाते हैं, बाईं ओर जो है वो पाए जाते हैं। जैसे शॉर्ट में मैं हृदय का डायग्राम बना लेता हूँ, शॉर्ट में बना लेते हैं और बाद में हम उनको समझेंगे। जैसे मान लीजिए दिल का आकार जो है वो बना लेते हैं आप लोग इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार से हृदय की संरचना जो है वो होती है। हृदय की संरचना मैं एकदम रफली डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से हृदय की संरचना होती है। हृदय की संरचना में अगर बात करें तो ये इस प्रकार से, ये एक हो गया और ये दूसरा, इसी प्रकार इधर वाले के अंदर, ठीक है, ये हो गया और ये हो गई, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है वो एक हृदय की संरचना होती है, जिसमें ये यहाँ पे महाशिरा की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, महाशिरा की बात। ये और बहुत सारी जो है नलिकाएं जो हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, नलिकाएं जो है वो क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ पर महाधमनी होती है, क्या होती है, महाधमनी जो है वो होती है, ठीक है। महाधमनी जो है वो जुड़ी हुई रहती है। ये फुफ्फुस धमनी है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे अगर बात करें तो फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा क्या है, इनकी भी बात जो है हम लोग करेंगे। तो ये एक रफली डायग्राम बनाया आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जो चारों कक्ष हैं वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं और रक्त कहाँ से कहाँ तक आता है। तो बात करते हैं, ये नीले होते हैं। रुधिर परिसंचरण प्रक्रिया में फेफड़ों से पर्याप्त, भाई फेफड़ों से जो रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, अर्थात शुद्ध रुधिर होता है। वो हृदय के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित, देखिए इसका बाईं ओर वाला भाग कौन सा है, अगर बात करें बाईं ओर वाला भाग कौन सा है, तो बायां भाग ये है। ये कौन सा पार्ट है, बायां भाग है, और ये कौन सा भाग है, दायां भाग है। तो देखिए बात करते हैं, पहले आपको अंगों के नाम बताता हूँ। जैसे ये जो आपको एक कक्ष दिख रहा है पूरा, ये होता है आपका, इधर वाला भाग कौन सा है, बायां भाग है, तो ये बायां अलिंद, कौन सा भाग होगा, बायां अलिंद। ये इसके नीचे पाया जाता है बायां निल्य, क्या पाया जाता है, बायां निल्य। ये जो कक्ष आपको दिख रहा है ये हो गया दायां अलिंद, क्या हो गया, दायां अलिंद। ये जो भाग दिख रहा है ये हो गया दायां निल्य, कौन सा भाग हो गया, दायां निल्य। ये इनके बीच में दायां निल्य और दायां अलिंद के बीच में कपाट होता है, उसे त्रिवलन कपाट कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, त्रिवलन कपाट बोला जाता है। इधर एक कपाट और होता है, उसको बोला जाता है द्विवलन कपाट, क्या बोला जाता है, द्विवलन कपाट जो है वो कहा जाता है। ये जो है ये महाशिरा होती है, क्या होती है, महाशिरा होती है। ये क्या होती है, महाधमनी होती है, क्या होती है, महाधमनी जो है वो होती है। अब इसको समझिए, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर, पहले तो अशुद्ध रक्त आता है, बाद में जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो हृदय के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित कक्ष अलिंद में आता है, ये इस भाग में आता है। सबसे पहले फेफड़ों से रुधिर किस में आता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर। देखिए यहाँ पे बात आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। फेफड़ों से, क्रिया विधि बता रहा हूँ आपको, फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर है, यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा एक एक बात, शुद्ध रुधिर जो है वो किस में आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। किस में आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। ध्यान से सुनना इसको, किस में आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। और ये बाएं अलिंद में क्यों आता है, ये बाएं अलिंद के स्थिलन होने के कारण, सिकुड़ने के कारण इसके अंदर आता है, ठीक है। जब वह संकुचित होता है तो रुधिर बाएं निल्य में चला जाता है। ये स्थिल हुआ, जब ये स्थिलित हुआ तब तो खून जो है फेफड़ों से शुद्ध खून जो है वो बाएं अलिंद में आ गया। अब ये क्या होगा, संकुचित होगा। ये क्या होगा, संकुचित होगा, तो इस द्विवलन कपाट के माध्यम से रुधिर जो है वो किस में चला जाएगा, यहाँ से रुधिर किस में आ जाएगा, बायां निल्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बायां निल्य में आ जाएगा, ठीक है। और किससे होता हुआ, द्विवलन कपाट से होता हुआ।
आ गई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे नील्य में प्रवेश करता है जो बाएं अलिंद के ठीक नीचे स्थित होता है। ये कहाँ ठीक इसके नीचे स्थित होता है। बाएं नील्य जो है वो संकुचित होता है, तो रुधिर जो है वो वाहिनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। यहाँ से क्या कर दिया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर दिया जाता है, पंप जो है वो कर दिया जाता है। इसके बाद अब दाईं ओर जो स्थित कक्ष है, दायां अलिंद है, वो स्थिलित होता है। अब ये दायां अलिंद जो है वो स्थिलित होता है, तो यहाँ से शरीर से किस में आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। किस में आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। और बाद में इसके संकुचित होने पर ये किस में जाएगा, दाएं नील्य में जाएगा। किस में जाएगा, दाएं नील्य में जाएगा, जिसके लिए कौन सा कपाट होता है, त्रिविलन कपाट जो है वो स्थित होता है। तो दाएं अलिंद का स्थिलन होता है तो शरीर से लाया गया जो है शुद्ध रक्त है वो इसमें भर जाता है। और जब दायां अलिंद संकुचित होता है तो इसके साथ ही जो रक्त है वो किस में चला जाएगा, दाएं नील्य में डाल दिया जाता है। किसमें, जो इसके जस्ट नीचे स्थित होता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब बायां नील्य संकुचित होता है। अब बायां नील्य जब संकुचित होगा तो इससे रुधिर जो है ऑक्सीजन होने के लिए, विऑक्सीजनित होने के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है। दाएं नील्य से कहाँ कर दिया जाएगा, फेफड़ों में कर दिया जाएगा। कहाँ कर दिया जाएगा, फेफड़ों में जो है वो प्रवाहित कर दिया जाएगा या पंप कर दिया जाएगा। अब हृदय में रुधिर के प्रवाह का नियमन इस प्रकार से जो है वो चलता रहता है और इसमें वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। जैसे रुधिर का ये क्रम हो गया, हृदय चक्कर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, हृदय चक्कर बोला जाता है। आप लोग इसको फिर से देखिए, हृदय चक्कर को अभी आपको मैं बताता हूँ। हृदय चक्कर, ठीक है, देखो हृदय चक्कर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रुधिर है वो शरीर के अंदर था। कहाँ था, शरीर में था। कहाँ था, शरीर में। शरीर में था तो वो कैसा रुधिर था, CO2 युक्त था। किस युक्त था, CO2 युक्त था। यहाँ से ये रुधिर जो है वो किस में जाता है, फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब ये सबसे पहले हृदय के बाएं अलिंद में आता, बाएं अलिंद से ये द्विवलन कपाट से होता हुआ किस में आ जाएगा, बाएं नील्य में। कैसे आता है, किसका संकुचन स्थिलन होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बाएं नील्य से ये कहाँ आएगा भाई, शुद्ध है तो इसको कहाँ डाला जाएगा, शरीर में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, शरीर में। शरीर से ये वापस जो है, देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया, यहाँ से तो फेफड़ों के अंदर आया, यहाँ अब ये आएगा दाएं अलिंद में। किस में आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद से अगर बात करें तो ये किस में आएगा, दाएं नील्य के अंदर आएगा। किस में आएगा, दाएं नील्य जो ठीक इसके दाएं अलिंद के नीचे स्थित होता है। और दाएं नील्य से ये किस में आता है, फेफड़ों में आता है। किस में आता है, फेफड़ों से। फेफड़ों से वापस किस में भेज दिया जाता है, शरीर में भेज दिया जाता है। शरीर से फेफड़ों में होता हुआ इस प्रकार से ये क्रम जो है हृदय चक्कर के अंदर नियमित रूप से क्या रहता है, चलता रहता है। तो ये हृदय की प्रोसेस है। यहाँ से यहाँ इसमें बाएं भाग में आता है, फिर दाएं भाग में आता है और बीच में शरीर के अंदर प्रवाहित होता है और बाद में शरीर से वापस फेफड़ों के अंदर आता है। शरीर के अंदर जो रक्त है वो 2 बार आता है भाई। दोहरा परिसंचरण तंत्र हम बोलते हैं। मानव में कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि रुधिर जो है वो शरीर के अंदर कितनी बार आता है, 2 बार आता है। हृदय के अंदर कितनी बार आता है, 2 बार आता है। इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं, फुफ्फुस से ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है भाई। फुफ्फुस फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है। तो हृदय का दायां व बायां बंटवारा जो है वो ऑक्सीजन व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार के जीव में दे रखा है, जैसे उभयचर व सरीसृपों में 3 कक्ष ही पाए जाते हैं। उभयचर व सरीसृपों में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 3 कक्ष जो है पाए जाते हैं। मछलियों में अगर बात करें तो 2 ही कक्ष होते हैं, एक नील्य और एक अलिंद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ नलिकाओं की। आगे आपके टॉपिक दे रखा है नलिकाएं, क्योंकि हृदय के अंदर बात करें तो रुधिर के परिवहन के लिए शरीर में क्या है, बहुत सारी जो है असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, रुधिर नलिकाएं बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, रुधिर नलिकाएं बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, रुधिर नलिकाएं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है धमनी, एक होती है सीरा
एक होती है सीरा, एक होती है केशिकाएं। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सीरा और केशिकाएं। धमनी की बात करें तो ये वे रुधिर नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, रुधिर को, जो शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं। हृदय से रुधिर को, और वो भी ऑक्सीजनित रुधिर को कहाँ ले जाती हैं, शरीर की ओर ले जाती हैं। इनकी भित्ति जो है वो कैसी होती है, मोटी होती हैं, और इनके अनेक छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जिन्हें धमनिकाएं कहा जाता है। अनेक छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, धमनिकाएं। सीरा की बात करें, उल्टा होता है, शरीर से अशुद्ध रक्त को कहाँ तक लाती हैं, हृदय में लाती हैं, और इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, और इनकी छोटी छोटी शाखाओं को सिरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरिकाएं कहा जाता है। केशिकाओं की बात करें तो ये अंग या उत्तक में जो धमनी है, धमनी जो है वो अंग या उत्तक में पहुंचकर छोटी छोटी अनेक पतली वाहिनिकाएं बनाती हैं। छोटी छोटी क्या बनाती हैं, पतली वाहिनिकाएं बनाती हैं, और उन पतली वाहिनिकाओं को ही क्या बोला जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। अब इस टॉपिक से संबंधित एक शब्द आपके आता है लसिका। तो लसिका की बात करें तो ये, इसमें आरबीसी जो है उपस्थित नहीं होती, रुधिर का ही भाग होता है लेकिन आरबीसी जो है उपस्थित नहीं होती, इसके कारण ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके बाद में हम पादपों में परिवहन की बात जो है वो करेंगे।